हिमाचल प्रदेश में बवाल की खबरें आ रही हैं। संजौली में आज क्या होने वाला है, पूरी जानकारी लेंगे। इसके बाद बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर अमेरिका में क्या बयान दिया है, वो खबर भी आपके सामने होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। आगे आपको ये भी बताएंगे कि हरियाणा में आप और कांग्रेस के बीच क्या हुआ। हरियाणा सरकार आज कैबिनेट की अहम बैठक बुला सकती है, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। साथ ही करेंगे बाढ़ और बारिश की बात। कई जगहों पर बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से आई खबर की। शिमला में आज हिंदू संगठनों का प्रदर्शन है। संजौली मस्जिद विवाद को लेकर के प्रदर्शन। पूरे इलाके में धारा 163 लागू की गई। पूरे शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती है। शिमला के संजौली की देर रात की ये तस्वीरें हैं। देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इनमें भारी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। बताया जाता है कि शिमला में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दरअसल सुरक्षा बलों की ये तैनाती आज संजौली में होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर की गई है। आपको बता दें कि शिमला के संजौली में हिंदू संगठनों ने विशाल प्रदर्शन का ऐलान किया है, जो कि इस बहुमंजिला मस्जिद के अवैध निर्माण को रोकने की मांग कर रही है। बताया जाता है कि कई सालों से ये निर्माण चल रहा है और सरकार चुप बैठी है। तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए संगठनों ने सरकार पर संगीन आरोप लगाए हैं, जिसके बाद आज के प्रदर्शन के ऐलान को देखते हुए करीब 1000 से ज्यादा जवानों को सुरक्षा में तैनात किया है। हिंदू संगठनों ने देवभूमि हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व और धर्म की लड़ाई बताई है। इस बीच संजौली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू रहेगी। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश आज रात 12 बजे तक के लिए लागू है। हिंदू संगठनों ने राज्य सरकार के इस आदेश को नहीं मानने का फैसला करते हुए प्रदर्शन का ऐलान किया है। संजौली की कानून व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो देखिए, हिंदू संगठनों ने आज विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। शिमला से हमारे सहयोगी अभिजीत ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं। अभिजीत, हम देख सकते हैं सुबह भी आपसे बातचीत हुई थी, भारी पुलिस बल की तैनाती है क्योंकि आज विरोध प्रदर्शन हिंदू संगठनों का बुलाया गया है। इस पूरे विवाद को देखते हुए पुलिस वालों का क्या कहना है? क्या ऐसे कोई इनपुट मिले हैं क्या कि कुछ बवाल भी हो सकता है, कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है, जिसको लेकर के सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है? देखिए, कल देर रात 2 घंटे तक हिंदू संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे और प्रशासन के बीच में वार्ता चली, लेकिन वो वार्ता विफल रही। प्रशासन की तरफ से ये अपील की जा रही थी कि किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन ना किया जाए, लेकिन जो हिंदू संगठन थे वो इस बात पर अड़े रहे कि जो अवैध ढांचा है उसको गिराया जाना जरूरी, यानी कि 2.5 मंजिल का डेमोलिशन हो, जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। और इसी वजह से जो वार्ता विफल हुई उसके बाद प्रशासन को ये सख्त कदम उठाने पड़े हैं कि पूरे क्षेत्र में धारा 163 लागू करके जगह जगह आपको पुलिस डिप्लॉयमेंट यहाँ पर दिखाई देगी। अभी जो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मेन संजौली चौक की तस्वीरें हैं। यहाँ पर एसपी खुद मौके पर मौजूद हैं और तमाम अधिकारी मौजूद हैं और वो पुलिसकर्मियों को ब्रीफिंग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, क्योंकि हिंदू संगठनों ने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया कि वो प्रदर्शन नहीं करेंगे। उनका कहना है कि वो प्रदर्शन आज निश्चित रूप से 11 बजे यहाँ पर करने के लिए पहुंचेंगे और संजौली चौक से ही आह्वान है कि यहाँ से वो मार्च करते हुए मस्जिद की ओर बढ़ेंगे। यही वजह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर डायरेक्शन में, जिस तरफ भी हम आपको दिखाएं, सड़क के इस तरफ की तस्वीर दिखाएं, चाहे जहाँ भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, आपको जगह जगह पर पुलिस डिप्लॉयमेंट यहाँ पर दिखाई देगी। अलग अलग टुकड़ियों की तैनाती यहाँ पर दिखाई देगी। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को आज सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि इससे पहले लगातार वार्ता चल रही थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, लेकिन अगर किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, कोई हिंसा करने की कोशिश करता है, अपने हाथ में कानून को लेने की कोशिश करता है, तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। हालांकि तमाम जो हिंदू संगठन है वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि आज वो विशाल आंदोलन यहाँ पर करेंगे और 5000 से ज्यादा लोगों को एकत्रित होने का आह्वान उन्होंने किया है। उनका दावा है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। हालांकि अभी तक जो स्थिति यहाँ पर है वो सुरक्षा कर्मियों की तैनाती 11 बजे की एक कॉल है और उससे पहले एहतियातन यहाँ पर सुबह 7 बजे से ही डिप्लॉयमेंट जो है वो कर दी गई है। और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पुलिस बैरिकेडिंग्स यहाँ पर लगाए गए हैं और हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है।
जिससे कि किसी भी तरह की परेशानी और किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर होती है तो पुलिसकर्मी उसको संभाल बिल्कुल सके। अभिजीत, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, बात करेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती है। खुद शिमला के एसपी ने मोर्चा संभाले हुए है ताकि किसी भी तरीके की कोई घटना ना घटित हो। आज मस्जिद विवाद को देखते हुए हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है शिमला के संजौली में। और अब बात करते हैं मणिपुर के हालात की। मणिपुर के इंफाल में छात्रों ने किया प्रदर्शन। राज्य सरकार ने आज और कल बंद किए स्कूल और कॉलेज। मणिपुर में 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद। सरकार अलर्ट पर, हालात पर रखी जा रही है नजर। सीआरपीएफ के 2000 और जवानों की होगी तैनाती। रात का घुप अंधेरा है, लेकिन प्रदर्शनकारी आगजनी पर उतरे हैं। तस्वीरें मणिपुर की राजधानी इम्फाल की हैं, जहां देर रात प्रदर्शनकारियों ने आईएमए मार्केट में आगजनी की। तस्वीरों में देख सकते हैं, आगजनी के बाद पुलिस की गाड़ी भी पहुंची, जिसने आग को बुझाने और प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। हंगामे के बीच प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी हमले की कोशिश की। कुछ देर तक पुलिस ने मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उग्र भीड़ की वजह से स्थिति काफी बिगड़ने लगी, जिसके बाद पुलिस की गाड़ी आगे निकल गई। इससे पहले कल छात्रों ने राजधानी में उग्र आंदोलन किया। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन में हजारों की संख्या में छात्र और महिलाएं शामिल थी। सुरक्षा बलों ने इन्हें कांग्रेस भवन के पास रोक दिया, जिसके बाद छात्र उग्र हो गए। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ झड़प में 40 से अधिक छात्र घायल हो गए। ये झड़प उस समय हुई जब छात्र डीजीपी और राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार को हटाने की मांग को लेकर इम्फाल में राजभवन की ओर मार्च करने निकले थे। और अब खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने जारी की है अपनी तीसरी लिस्ट। तीसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए भीम सिंह राठी को रादौर विधानसभा से टिकट दिया गया है। केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी का फैसला एक तरफा है। हरियाणा में 90 सीटों पर हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। एक तरफ बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है, वहीं कांग्रेस ने 10 साल बाद सत्ता में आने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस ने आप के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की पहल की थी, लेकिन सीटों पर बात नहीं बनी। अब आपने अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। इसी का नतीजा है कि पार्टी ने 2 दिन में 3 लिस्ट जारी की है। उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट में 11 लोगों को टिकट दिया गया है। पार्टी ने कांग्रेस, बीजेपी के बागियों को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट में बीजेपी और कांग्रेस से आए नेताओं को भी टिकट दिया है, जिनमें कल ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हरियाणा से कांग्रेस नेता भीम सिंह राठी को रादौर विधानसभा से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी से आप में शामिल हुए सतीश यादव को रेवाड़ी से टिकट दिया गया है। फिल्म अभिनेता राजकुमार राव के बहनोई सुनील राव को अटेली विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। सुनील राव बीजेपी छोड़कर आप में शामिल हुए थे। बता दें कि आम आदमी पार्टी अब तक 40 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। पार्टी ने सोमवार को पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 20 उम्मीदवारों के नाम थे। इसके अलावा 9 लोगों को दूसरी लिस्ट में टिकट दिया है। वहीं इस तीसरी लिस्ट में पार्टी ने 11 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हरियाणा में नामांकन के लिए कल आखिरी तारीख है। इससे पहले हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर बातचीत चल रही थी, लेकिन बात नहीं बनती देख आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में अब तक 40 उम्मीदवारों को उतार दिया है। और वहीं हरियाणा में आज कैबिनेट की बैठक संभव है। हरियाणा विधानसभा भंग करने का हो सकता है फैसला। सूत्रों के हवाले से खबर है, 6 महीने से नहीं हुआ हरियाणा विधानसभा का सत्र। 6 महीने में विधानसभा सत्र बुलाना है जरूरी। आखिरी बार 13 मार्च 2024 को सत्र बुलाया गया था। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आज कैबिनेट बैठक बुला सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक में विधानसभा भंग करने का फैसला लिया जा सकता है और राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश की जा सकती है। दरअसल नियम के मुताबिक पिछले सत्र के 6 महीने के अंदर ही विधानसभा का अलग सत्र बुलाना होता है। हरियाणा विधानसभा का आखिरी सत्र 13 मार्च 2024 को बुलाया गया था। चुनावी प्रक्रिया के चलते अब सत्र बुलाना संभव नहीं है। ऐसे में संवैधानिक संकट से बचने के लिए आज नायब सिंह सैनी सरकार विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकती है। अब
अब बात अमेरिका दौरे पर दिए गए राहुल गांधी के बयान की। वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, भारत में सरकार में 90% भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं, 70 सेक्रेटरी मिलकर देश चला रहे हैं। कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेसी में दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं। I think politics in India changed very dramatically in 2014. We entered a phase of politics that we haven't seen in India before. Aggressive, attacking the foundations of our democratic structure. And so it's a tough fight. It's been a good fight. And personally, of course, it has changed me. 90% of India is either tribal, lower caste, or Dalit, right, and or minority. And their participation in the governance of the country, in the various institutions of the country, in the media of the country is lacking. And so what we propose is a survey to make transparent the reality of how power is shared in India. The caste census. The caste census. Okay. The problem is about participation of weaker sections of lower caste, in particular Dalits, across the board, right? So I'll shock you by saying that if you were to look at the top 200 corporates in India, and you were to look at their management teams, and you were to look at their CEOs, you wouldn't find anybody from the lower caste, right? You'd find only people from the upper caste. और वहीं इस पूरे इंटरव्यू में बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने चीन को लेकर के क्या कहा है, आपको वो भी सुनाते हैं। There's a huge increase in China's power. China is our neighbor. We have a relationship with the United States. So we are right in the middle of all this geopolitical change. And so we have to have a long-term vision, strategic vision, and it shouldn't be one tactical move after another. और राहुल के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी आरक्षण विरोधी हैं। राहुल गांधी और उनकी पार्टी की फितरत ही आरक्षण का विरोध है। आरक्षण का विरोध उनकी विरासत है। आपको मालूम होगा कि नेहरू जी की चिट्ठी हम लोगों ने कई बार आप लोगों को बताई है, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि आरक्षण मेरिट को ख़त्म नहीं करना चाहिए। इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट है आरक्षण के खिलाफ। राजीव गांधी ने खुलेआम मंडल कमीशन का विरोध किया था, ठंडे बस्ते में डाला था। और अब तो आपने देख ही लिया, जिस भारत के संविधान को बचाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, लाल किताब लेके घूमते हैं, उस संविधान के साथ सबसे बड़ा छलावा और धोखा राहुल गांधी कर रहे हैं। यह हमारा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी है। यह हमारा आरोप है कांग्रेस पार्टी दलित, आदिवासी, ओबीसी के हितों का विरोध करती है। आप अपनी गाड़ी से चलते हैं तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार के ताजा फैसले के बाद अब आपको टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। यही नहीं, 20 किलोमीटर तक कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। ये रिपोर्ट देखिए। अब टोल प्लाजा पर रुकने से होने वाली जाम की समस्या और समय की बर्बादी खत्म हो जाएगी। नए सिस्टम से अब गाड़ियों से जीपीएस के जरिए टोल वसूला जाएगा, यानी फास्टैग भी अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। हालांकि ये सिस्टम भी फास्टैग की तरह ही होगा। नए नियम के मुताबिक अब जीपीएस और ऑनबोर्ड यूनिट ओबीयू के जरिए टोल वसूला जाएगा। ये फास्टैग और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन तकनीक के अलावा होगा। इन बदलावों से ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS ओबीयू से लैस वाहन तय की गई दूरी के आधार पर ऑटोमेटिक टोल का भुगतान कर सकेंगे।
यानी 2008 के नियमों के नियम 6 को बदल दिया गया है ताकि GNSS से लेस गाड़ियों के लिए विशेष लेन बनेगी। इससे उन्हें मैनुअल टोल भुगतान के लिए रुकने की जरूरत नहीं होगी। यही नहीं, नए नियम के मुताबिक इसमें गाड़ी के चलने की दूरी के हिसाब से टोल लगेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दर और संग्रह निर्धारण संशोधन बिल 2024 के तहत राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने पर ही वाहन मालिक से कुल दूरी पर शुल्क लिया जाएगा। यानी एक दिन में 20 किलोमीटर की यात्रा तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके बाद तय की गई दूरी के आधार पर टोल लिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत नए नियम को कर्नाटक में NH 275 के बेंगलुरु मैसूर खंड और हरियाणा में NH 709 के पानीपत हिसार खंड पर किया गया है। इस सिस्टम को लागू करने के लिए गाड़ियों में OBUS लगाए जाएंगे। ये डिवाइस गाड़ी की लोकेशन की जानकारी सैटेलाइट को भेजते रहेंगे। सैटेलाइट इस जानकारी का इस्तेमाल करके गाड़ी की तय की गई दूरी को कैलकुलेट करेंगे। दूरी के सही कैलकुलेशन के लिए GPS और GNSS तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। परिवहन मंत्रालय ने ये भी कहा है कि भारत में रजिस्टर्ड नहीं होने वाले या बिना GNSS वाली गाड़ियों से पहले की तरह ही स्टैंडर्ड टोल दरें वसूली जाती रहेंगी। कोलकाता आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ ईडी ने शिकंजा कस दिया है। छापेमारी के दौरान ईडी ने घोष के कई प्रॉपर्टीज जब्त की। कोलकाता आरजीकर के मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। ईडी की छापेमारी के दौरान संदीप घोष के कई बेनामी संपत्तियों का पता लगा है। जैसे जैसे सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, संदीप घोष का राज खुलता जा रहा है। कोलकाता कांड में भ्रष्टाचार की जांच कर रही ईडी ने तलाशी के दौरान संदीप घोष के घर से संपत्ति के तमाम दस्तावेज मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि उनके पास करोड़ों की दौलत थी। कोलकाता के पॉश इलाके में 1-2 नहीं बल्कि 3 आलीशान फ्लैट हैं। मुर्शिदाबाद में 1 फ्लैट उनके नाम है। इतना ही नहीं, संदीप घोष की पत्नी डॉक्टर संगीता घोष के नाम पर भी कोलकाता में 2 फ्लैट और 1 फार्म हाउस है। तलाशी के दौरान पता चला कि डॉक्टर संगीता घोष ने राज्य सरकार के अधिकारियों से परमिशन के बिना 2 प्रॉपर्टी खरीदी थी। ईडी के अधिकारियों ने संदीप घोष और उनकी पत्नी संगीता घोष की संपत्तियों और बैंक खातों का हिस्सा मांगा है। जांच में कई घरों की लोकेशन मिल चुकी है। इतना ही नहीं, संदीप के बैंक खाते से लेन देन से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई कार्यालय में जमा कर दिए हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स रात भर धरने पर बैठे रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक डॉक्टर बेटी को इंसाफ नहीं मिलता है, इस पूरे मामले में एक्शन नहीं लिया जाता है, तब तक वो काम पर वापस नहीं लौटेंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स को काम पर वापस लौटने का आदेश दिया है। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में इंसाफ की मांग को लेकर कोलकाता में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी और हेल्थ एजुकेशन डायरेक्टर के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने सॉल्ट लेक से स्वास्थ्य भवन तक रैली निकाली। इससे पहले आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निमंत्रण को ईमेल की भाषा पर आपत्ति जताते हुए मंगलवार को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद डॉक्टरों ने काम बंद रखा है। एमपी और छत्तीसगढ़ में बाढ़ की समस्या एक बार फिर बढ़ गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये बरगी डैम है जिससे लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कि बरगी बांध के कुल 21 गेट में से 11 गेट करीब 2 मीटर तक खोल दिए गए हैं। कल डैम के 4 गेट और खोले गए, जिनसे भारी मात्रा में पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है। मंडला डिंडोरी जिले में हो रही बारिश की वजह से बांध पर दबाव बढ़ रहा है। आपको बता दें कि जबलपुर समेत महाकौशल में जोरदार बारिश हो रही है, जिसके बाद नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले गांव को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। इधर एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात जारी है। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दुर्ग की हैं। रात के अंधेरे में भी राहत और बचाव काम में एसडीआरएफ की टीम जुटी रही। बताया जाता है कि कल शाम नदी से सटे कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस आया, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने 2 जगहों से रेस्क्यू किया। 40 से 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अछौटी गांव में ईंट भट्टा में फंसे 19 लोगों और मुड़पार में 25 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। बताया जाता है कि कल राजनाथ गांव के मोंगरा डैम से 1,13,000 क्यूसेक, खटोला से 20,208 क्यूसेक, घुमरिया से 26,260 क्यूसेक, सूखा नाला से 44,000 क्यूसेक पानी शिवनाथ नदी में छोड़ा गया है। डैम के आसपास के इलाकों में भारी जल भराव होने से स्थिति बिगड़ गई है। शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे बाढ़ की स्थिति बन गई है। इस बीच कई डैम लबालब भरे हैं। अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है, जिनसे नदी से सटे गांव में मुनादी कराई गई है।